हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। एक ट्रिक के माध्यम से हम इन सब चीज़ को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका अब होती क्या है, सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठता होगा। तो कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब हमारा शरीर इन सब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, जो हमारे शरीर की होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं और जितने भी संरचना हमारा जैसे जैसे भी बनता है, इन सब का उत्तरदायित्व कौन रखता है? तो कोशिकाएं होती हैं। ठीक, अब पादप कोशिका क्या होता है? तो ऐसी कोशिका जो पौधों में पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं पादप कोशिका। ये इसका डिफिनीशन भी हो गया है। इससे आपको डिफिनीशन भी पता चल गया है कि ऐसी कोशिकाएं जो पादप में पाई जाती है उसे पादप कोशिका कहते हैं, और वे कोशिकाएं जो जंतुओं में पाई जाती है इसे जंतु कोशिका कहते हैं। ये पहला आपका अंतर हो गया। दूसरा, अब हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ट्रिक क्या है? कोशिका हरी कैसे? मतलब आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं अपने मन से कि कोशिका हरी कैसे होती है, और ये कोशिका कौन सी होगी? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल को देख करके आपके मन में सवाल उठा कि कोशिका हरी कैसे। ठीक वहीं एक ट्रिक है। इस ट्रिक में कोशिका से क्या हो जाता है? कोशिका भित्ति हो जाती है। अब कोशिका भित्ति जानते हो ना, हमारी कोशिका जो होती है वो चारों तरफ से एक मोटी परत से घिरी हुई होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल पादप कोशिका में ही ये कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है। फिर कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज पता है क्या होता है? ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, तो इस सेलुलोज से ही मिलकर बना हुआ है कोशिका भित्ति। हमारा शरीर भी अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो उसी तरह जो कोशिका भित्ति होती है वो भी सेलुलोज की बनी हुई होती है, और ये कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। अब अगला है हरित लवक। हरित लवक, इसका नाम आप इंग्लिश में सुने होंगे अधिकतर, क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका काम क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। ठीक, और ये भोजन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? ये पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस कारण से इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। ठीक, तो ये स्वपोषी और भोजन कहाँ बनाते हैं? चूँकि क्लोरोफिल है पत्तियों में, तो भोजन भी पत्तियों में ही बनाते हैं। इसलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है? पौधे का रसोई घर कहा जाता है। आपका भी जो भोजन है वो रसोई घर, जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में किचन, वहीं पे बनता है। ठीक उसी तरह पौधों की जो भोजन होती है वो हमारे पत्तियों में बनता है। ठीक, तो जो हरित लवक होता है वो केवल पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हरित लवक उपस्थित होता है पादपों में, और जंतुओं में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। मैंने केवल उपस्थित और अनुपस्थित लिखा, आप इसे पूरे लाइन में लिख सकते हैं। मान लीजिए कभी एग्ज़ाम टाइम में समय नहीं मिला तो आप इस तरह से भी लिखेंगे तो आपका कोई भी एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। फिर आगे रिक्तिका। रिक्तिका के बारे में, रिक्तिका जो होती है ना वो एक गोल संरचना होती है, जिसमें कोई भी खाना हुआ या फिर कोई अपशिष्ट पदार्थ हुआ वो स्टोर होता है। ये जो रिक्तिका होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगर पाई भी जाती है तो बहुत छोटी होती है, क्योंकि स्टोर करने की उसमें आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, लेकिन जो पादप की कोशिकाएं होती हैं वो स्टोर करने के लिए रिक्तिकाओं का प्रयोग करती हैं, और ये रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। ठीक, अब आगे बात करेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक को कौन नहीं जानता? केंद्रक को कहते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल। ये क्या करता है? जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार जितनी भी कोशिका के अंदर
क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उन सब का उन सब का कंट्रोल मतलब नियंत्रण कौन करता है? केवल केंद्रक करता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 ईस्वी में। ठीक इसी प्रकार कोशिका की जो खोज है ना, मृत कोशिका और जीवित कोशिका, दो कोशिकाओं की पहले खोज हुई थी। ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था किसे? नॉन लिविंग सेल को, मतलब मृत कोशिकाओं की। ठीक उसी तरह जो जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। ठीक, ये जो केंद्रक होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोल शेप का होता है। ठीक, इसमें बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। किसी और दिन हम डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, जो केंद्रक होता है, हमारी जो पादप कोशिका है उसमें परिधि की ओर होती है। अब परिधि क्या होता है? ये मान लीजिए आपका एक वृत्त है। वृत्त में आप लोग मैथ में जरूर पढ़े होंगे परिधि। इसी को ये जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। यही है परिधि। अब जो पादप कोशिका होती है, मान लीजिए ये पादप कोशिका है, तो उसमें ये जो केंद्रक होगा वो इस साइड परिधि के पास होगा, लेकिन जो जंतु कोशिका है उसमें बिल्कुल बीच में होगा अधिकांशतः। ठीक, बिल्कुल बीच में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोसोम का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं तारक काय। ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन करवाना, मतलब कोशिका विभाजन। एक कोशिका टूट करके दो या दो से अधिक कोशिकाओं में जब विभाजित हो जाती है, बट जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन, जो दो प्रकार से होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री में एक कोशिका दो भागों में टूट जाती है। ठीक, और जिसमें जो गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है, लेकिन अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं अगुणित। जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट बताई उसे आप वीडियो को या तो पॉज करके किसी कॉपी पे लिख लीजिए, जिससे आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।